नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी कि जितने भी हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं कैसे हैं। हमारे पास एक शॉर्ट रन ये कर्व है, एक ये है, एक ये है, सब अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। पहले हम इस लेवल पे काम कर रहे थे शॉर्ट रन में, फिर हम इस लेवल पर आ गए। जब ये हाईएस्ट हो गया तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, फिर ये हाईएस्ट हुआ तो हम यहाँ आ गए, फिर ये मिनिमम पर आया तो हम यहाँ आ गए। तो हमारे पास ये अलग अलग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं। अब हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, शेप उसकी सेम रहेगी, वो भी यू शेप्ड ही होगा। तो LAC भी आपका यू शेप्ड ही होता है, लेकिन जो इसका ये मिनिमम पॉइंट है ना, यहाँ पर ये वाला एवरेज कॉस्ट कर्व होगा जिसका मिनिमम पॉइंट होगा। जब ये लोअर साइड पर है तो हमारे एवरेज कॉस्ट कर्व की लोअर पॉइंट्स उससे मिलते हुए जाएंगे, जरूरी नहीं है उनके मिनिमम पॉइंट मिलते हुए जाएं। तो ये हो गया SAC1, SAC2, SAC3, SAC4। अब जब वो अपर साइड पे जाएगा तो ये जो हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं इनकी अपर साइड उस पर टच करेगी, ठीक है। तो अब देखो सारे सारे एवरेज कॉस्ट कर्व्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये बना है, तो इसीलिए इसे हम एनवलप कर्व भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट होल्ड all the short run average cost curve। जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं उनको इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, अगर ये आ जाए कि क्या LAC is the tangent point of all the minimum points of SAC? No, this is false। ये एक बहुत ही गलत भ्रम है कि LAC curve is, this is the fact that LAC curve is not tangent to the minimum points of SAC curves, ठीक है। बल्कि what is the truth कि जो LAC curve है is declining it is tangent to the falling portion of SAC, ठीक है, फॉलिंग पोर्शन पे होता है। और व्हेन LAC is rising it is tangent to the rising portion of short run average curves। और when LAC is minimum, तो मिनिमम के टाइम पे it is tangent to the minimum point of short run average cost curve which is generally
द मिडिल कर्व ऑफ ऑल एसेस। जैसे कि यहाँ पे भी तुम देखोगे ये फोर्थ मिनिमम है, 3 1 2 3 5 6 7, फोर्थ बीच का है। तो जनरली जो हमारे मिनिमम बीच का कर्व होता है ना, उस पर आता है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं फिर कि ये यू शेप्ड क्यों हुआ? जैसे कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का यू शेप्ड होते थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। ये होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की वजह से। रिटर्न्स टू स्केल हमारे पास 3 तरह का होता है। सेम, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, उसमें क्या होता था कि बाय द चेंज इन अ फैक्टर, तभी तो हम उसे कहते थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारे आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में तो हम पूरा का पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज कर सकते हैं ना। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और एक होता है DRS, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, जबकि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनपुट, जबकि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। अब क्योंकि इन सब के बेसिस पे यू शेप्ड होता है और हमारा ऑन द बेसिस ऑफ LAC any firm plans for future production, क्योंकि उनका स्केल कितना ज़्यादा होगा, उनके स्केल के बेसिस पर ही तो उनका आउटपुट लेवल डिसाइड करेगा। तो उनकी पूरी प्लानिंग इसी के बेसिस पर ही होती है, इसीलिए इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। तो MCQs में ये सब चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं कि प्लानिंग कर्व, एनवलप कर्व, तो हम क्यों कहते हैं? पहली बात क्या हुई, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं? बिकॉज द एनी फर्म्स प्लानिंग इज बेस्ड ऑन इट। दूसरी बात, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। वही सेम कि ये हमारे पास है अगर लॉन्ग रन, तो ये मिनिमम पॉइंट है, ये वाला पोर्शन IRS की वजह से है, ये CRS की वजह से है, और ये DRS की वजह से है। अब जब हम लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो हमें कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, दोनों बातें होती हैं। ठीक है, तो फायदे नुकसान से पहले एक और पॉइंट याद आया कि हमारा जो LAC है ना, कैन ऑल्सो बी L शेप। ये L शेप भी हो सकता है U शेप की जगह। ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा LAC है। अब ये कैसे गजब हो गया? ये ऐसे हुआ कि जैसे जैसे वो लॉन्ग रन में काम करेंगे उनकी कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट है।
चाहे शॉर्ट रन हो और चाहे लॉन्ग रन हो, है तो वो कॉस्ट पर यूनिट। जैसे जैसे वो काम करेंगे, अपना स्केल बढ़ाएंगे, उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी, और जब उन्हें लगेगा कि मिनिमम पर हो गई तो वहाँ पे रुक जाएगी। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये एवरेज कॉस्ट है, तो वो यहाँ पे आया, मिनिमम पर आया, उसके बाद वो ये गया ही नहीं, वो यहीं पर ही रुक गया, तो यानी कि वो यहाँ पर ही रुक गया, तो वो ऐसे आया और ऐसे रुक गया, ठीक है ना। तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो गई। क्योंकि कोई भी फर्म ऐसा क्यों करेगी कि उसकी एवरेज कॉस्ट बढ़े, तो इसीलिए इसको हम एल शेप भी कहते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो हमारा साइज ऑफ प्लांट है, वो प्लांट का साइज हमने बढ़ाया, हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे हमने फुली यूटिलाइज कर लिए। अब फुल यूटिलाइज करने के बाद हम ऑप्टिमम से हटेंगे क्यों? शॉर्ट रन में तो एक बार को चांसेस है कि हम प्रोग्रेस करने के लिए हट जाएं, बट लॉन्ग रन में तो मुझे पता है कि मेरी क्लास में इतने बच्चे के आने पर मेरा सबसे बेस्ट आउटपुट है, मैं बढ़ाऊंगी क्यों, मैं रिस्क क्यों लूंगी? क्योंकि वो रिस्क लेने से तो मेरे हो सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी चले जाएं, तो ऐसा माना जाता है। अब ये सारी जो कहानी हमारी चल रही है, ये सारी कहानी के पीछे हमारे पास होते हैं कुछ इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। जब फायदे एंड नुकसान, इकोनॉमीज फायदे और डिस इकोनॉमीज नुकसान, क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं और क्या क्या हमें नुकसान है लार्ज स्केल पे काम करने के। रैंडमली तो कोई भी बता सकता है कि लार्ज स्केल पे काम करने के हमें बहुत फ़ायदे हैं, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमारे मार्केट ज़्यादा कैप्चर हो जाएगी, हम ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट रख सकते हैं बड़ी फॉर्म में। नुकसान भी है, लेबर यूनियंस बन जाएंगी, हो सकता है आपको कोऑर्डिनेट करना ही ना है सारे चीज़ों के बीच में, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा फंड्स, ज़्यादा पैसा अरेंजमेंट करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ायदे नुकसान। तो इकोनॉमीज फायदे, डिस इकोनॉमीज नुकसान। इकोनॉमीज भी हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो सकती हैं, जबकि डिस इकोनॉमीज भी हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल का मतलब हो गया फर्म स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर फर्म है उसको ही मिल रही है वो बेनिफिट्स, या वो नुकसान सिर्फ उसी को हो रहे हैं, सबको नहीं हो रहे हैं, तो इंटरनल है, ठीक है, मतलब आपकी जो फर्म है उसी को फायदे या नुकसान हो रहे हैं। जबकि एक्सटर्नल, ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं सभी को वो फायदे, सभी को वो नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। फर्स्ट नंबर पे टेक्निकल। अभी हम सिर्फ इंटरनल की बात कर रहे हैं, इंटरनल की मतलब हम सिर्फ फर्म स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ फर्म स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि एक फर्म को क्या फ़ायदा है। आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे काम करेंगे, आप ज़्यादा टेक्निकल बेनिफिट्स ले पाएंगे, आप ज़्यादा अच्छी मशीनरीज ले पाएंगे, ये आपको टेक्निकल बेनिफिट हो गया, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या होगा, जितनी बड़ी मशीनरीज उतनी ही बड़ी कॉस्ट ऑफ रनिंग दैट मशीन, जितना बड़ा साइज ऑफ प्लांट होगा। अभी मेरा साइज ऑफ प्लांट इतना सा है तो मेरी परेशानियां भी तो इतनी छोटी छोटी रहेंगी, लेकिन मेरा साइज ऑफ प्लांट इतना बड़ा हो गया तो मेरी परेशानियां भी तो बड़ी बड़ी हो गई, ठीक है ना। जैसे कि एक छोटी गाड़ी मारुति और एक BMW, मारुति रखने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो अभी हम बात करें अगर कि फ़ायदा,
तो मेरे मारुति रखी तो हम बीच में भीड़, हमें उसके मैकेनिक कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन BMW का मैकेनिक तो हर जगह नहीं मिलेगा। बट टेक्निकल फ़ायदा ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ भी है। तो हर एक लेवल के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो हमें कुछ टेक्निकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि हम एक ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स ले सकते हैं। तो हमें उन हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन के साथ हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, हमें उसको काम करने वाले लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे। फिर मैनेजीरियल, हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम एक स्पेशलाइज्ड, अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमने ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग मैनेजर रखा, प्रोडक्शन का अलग रखा, फाइनेंस का अलग रखा। ये हमें बेनिफिट मिल रहा है कि हमें स्पेशलाइज्ड मैनेजरियल मिल रहा है। हम एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग से एक टीम हायर कर रहे हैं, हम सेल्स के लिए अलग से टीम हायर कर रहे हैं, हम कस्टमर सर्विसेज के लिए अलग से टीम हायर कर रहे हैं। हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। हमने ब्रांचेस ओपन कर ली, हर ब्रांच में एक मैनेजर हो गया, बहुत बेनिफिट्स हैं। मैनेजरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी पीपल। और अगर वो मैनेजर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो मैनेजरियल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। तो आपके पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाएगी कि आपका अपना जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे रखना पड़ेगा कि उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। ऐसा ना हो कि हर कोई अपने डिपार्टमेंट का ही सोचे जा रहा है। ठीक है। फिर कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब है कि जो भी हमें अमाउंट ऑफ मटेरियल मिल रहा है, जब आप लार्ज स्केल पे मटेरियल खरीदोगे तो आपको ज़्यादा सामान खरीदने से डिस्काउंट मिल जाएगा ना। कोई भी चीज़ आप जब बल्क क्वांटिटी में खरीदते हो तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, तो फ़ायदा है। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने से हो सकता है एक तरफ तो आपको डिस्काउंट का बेनिफिट, कुछ बाय प्रोडक्ट्स का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, आपको हो सकता है काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि आपको हेवी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उन कमर्शियल बेनिफिट्स को लेने के लिए। आपके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल क्वांटिटी में परचेज करेंगे उतना ही क्वांटिटी में ज़्यादा आपको उसमें से खराब होने के चांसेस भी हैं। भाई वेरी ऑब्वियस है ना, आप अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर में से कुछ ग्राम की वेस्टेज होगी, लेकिन अगर 1 क्विंटल है तो उसमें अकॉर्डिंगली होगी। तो आपको बेनिफिट मिल रहा है तो नुकसान भी आपका है, दोनों चीज़ें आप ही की हैं। फाइनेंशियल, एक छोटी फर्म को लोन मिलना बहुत मुश्किल काम है, एक बड़ी फर्म को लोन मिलना आसान है। तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं कि आप शेयर्स इशू कर सकते हो, आपकी गुडविल अच्छी हो जाती है तो आपको लोन इजीली मिल जाता है, लेकिन उतना ही आपका स्प्रेड हो जाता है फाइनेंस, तो आपका पोर्टफोलियो में आपके साथ दिक्कत भी आ सकती है। आपने शेयर्स इशू किए, अब आपके शेयर्स की प्राइस मार्केट में कैसे हैं वो भी आपकी गुडविल को डिटरमिन करेंगे। तो कई बार तो ये बेनिफिशियल है। फिर पता लगता है कि आपने करोड़ों रुपए का अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी तो लाखों में जाएगा, करोड़ों में जाएगा, तो वो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस भी तो आपके पास हो गए, ठीक है ना। रिस्क बियरिंग, ये तो जब हमने कॉमर्स पढ़नी शुरू की तब फर्स्ट डे पढ़ाया गया, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेंगे। हमें अगर हमारे अप एंड डाउन्स के बेनिफिट्स मिलेंगे तो नुकसान भी मिलेंगे। कई बार तो ये रिस्क बहुत फ़ायदे का होता है, लेकिन कई बार ये रिस्क आपको लेने में जो आपके इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस हैं, जो आपके डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्टिविटीज़ हैं, वो कई बार उस रिस्क में प्रॉफिट्स नहीं भी देके जाते। तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न तो बात सही है, समटाइम्स हायर द रिस्क हायर द रिटर्न के साथ साथ हायर द लॉस भी मिल जाता है हमें, अगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं इकोनॉमी के अंदर। तो इफ़ यू आर गेटिंग some enjoyment for taking more risk, then you are incurring some losses also। ये तो हो गई जो एक फर्म स्पेसिफिक हो रही है। अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब अवेलेबल टू
ऑल फॉर्म्स, उस इंडस्ट्री में जितनी फॉर्म्स है ना सबको मिल रही हैं। जैसे कि चीपर रॉ मटेरियल, आपकी अगर एक इंडस्ट्री सेट हो गई है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल सबको ही सस्ता मिलेगा। जैसे कि आप अगर मान लो बुक शॉप की जो होलसेल मार्केट है वहाँ जाओगे तो सबको ही बेनिफिट मिल रहा है ना उस होलसेल मार्केट में, ठीक है ना। और सबको नुकसान भी हो रहा है क्योंकि सबको ही सस्ता मिल रहा है, तो हर एक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है। तो अगर ये सबको एक प्लस पॉइंट है तो सबके लिए नेगेटिव पॉइंट भी है। ऐसे ही कैपिटल इक्विपमेंट सबको ही मिल रहे हैं ना। अगर आप फोटोस्टेट मशीन अच्छी क्वालिटी की लगी और एक यूनिवर्सिटी के पास है एरिया, तो उस यूनिवर्सिटी के पास 20 फोटोस्टेट की मशीन्स हैं। अब उन फोटोस्टेट मशीन वालों को एक बेनिफिट मिल रहा है कि उनको पेपर खरीदने बाहर नहीं जाना पड़ रहा, वहीं पे उनको पेपर सप्लाई हो रही है। क्योंकि पेपर सप्लाई करने वालों को भी फ़ायदा हो रहा है कि उसको एक ही जगह 20 फोटोस्टेट वाले मिल गए, तो उनको पेपर सस्ता मिल गया। मशीन रिपेयरिंग का पता लगा, उन 20 लोगों में 1-2 लोग हैं जो मशीन्स को रिपेयर करते हैं, क्योंकि रोज़ ही किसी न किसी की दिक्कत होती है तो चाहिए रहता है। बट आपको बेनिफिट मिल रहा है उस एरिया में, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स आएंगे तो वो कहेंगे अरे यहाँ तो 20 मशीन से कोई ना कोई तो फ्री होगी ही। तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन कई बार नुकसान भी मिल रहा है क्योंकि आपके प्राइस अकॉर्डिंगली कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल, अगर आप उस मार्केट में बैठे हो, कोई नई मशीन लेकर आया, दूसरा मशीन लाया कि इन सबसे ज़्यादा अच्छी मशीन मेरी है, लेकिन आपका एक्सपोजर भी तो इमीडिएटली हो गया। इमीडिएटली बगल वाले ने देखा, ओहो ये आ गई, चलो 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 हम भी लेकर आते हैं। तो आप अगर एक बड़े स्केल पे काम करो, छोटी सी दुकान है कोई गली में, वो कितना भी बड़े स्केल पे काम कर ले, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आसपास, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के पास तो है ही। अब वहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर भी मिल जाएगी और सस्ती मिलेगी, लड़के मिल जाएंगे, लड़कियाँ मिल जाएंगी जो आपके ऑफिस का छोटा मोटा काम संभाल लेंगे। लेकिन फिर उनके पास कंपटीशन भी है, अगर आपने जरा सी गड़बड़ करी इमीडिएटली भाग जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं काम देने वाले वहाँ पे। फिर उसके साथ साथ एंसिलियरी यानी कि सपोर्टिव इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाएंगी। अब अगर फोटोस्टेट वाला है, तो फोटोस्टेट वाले के साथ साथ फिर वहाँ पे बाइंडिंग वाला भी होगा, बुक शॉप भी होंगी, बहुत सारे और ऐसे भी लोग होंगे जो साथ में सपोर्टिव ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको बेटर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। आपको मार्केटिंग फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी, लेकिन नुकसान ये है कि सभी लोग तो वो सेम फैसिलिटी ले रहे हैं, तो व्हाट इज न्यू इन योर फॉर्म, तो ये डिसइकोनॉमी भी हो गई, ठीक है ना। कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट मिल रहा है, मार्केटिंग का एक नेटवर्क मिल रहा है, तो फिर वो सबको मिल रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है तो वो स्पीड से सबको मिल रही है सेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं, ऑल्दो इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो वो सिर्फ इकोनॉमीज ही है। इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा फायदा आपको मार्केट में बैठने से, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके एमसीक्यू जरूर पूरे सॉल्व कर लेना अपनी बुक के।